मुझे अब भी याद है सुजैन ने जिस तरह उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया। हम शहर के बीचों बीच एक भीड़ भरे रेस्टोरेंट में थे, एक ऐसा रेस्टोरेंट जहां की धीमी रोशनी हर किसी को असलियत से ज्यादा अच्छी दिखती है। वेटर की किसी बात पर वो हंसी, उसके करीब झुककर उसके हाथ को ऐसे छुआ जैसे दुनिया की सबसे आम बात हो। मैं उसके ठीक सामने बैठा था और ये सब ऐसा देख रहा था जैसे मैं वहां मौजूद ही ना हूं। जब वेटर चला गया तो उसे जरा भी शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई। उसने बस अपना फोन देखा और पूछा, क्या तुम्हारा खाना हो गया? ऐसा लगता है कि तुम कितना भी खा लो तुम्हारा पेट कभी भरता ही नहीं। हे भगवान। वो झगड़ा उसी रात बाद में हमारे किचन में हुआ। मैंने उसे बताया कि अपनी ही पत्नी को हर उस हैंडसम आदमी के साथ फ्लर्ट करते देखना कितना अपमानजनक लगता है जो हमारे रास्ते में आता है। उसने पलटकर जवाब दिया कि मैं इनसिक्योर और वहमी हूँ और शायद अगर मैं अपना बेहतर ख्याल रखूं तो मुझे इतना खतरा महसूस नहीं होगा। तभी मुझे एहसास हुआ कि अगर मैंने अपने वजन को लेकर कुछ नहीं किया तो वो मुझे छोड़कर चली जाएगी। पूरी रात मैं वजन कम करने का कोई तेज और आसान तरीका सोचता रहा। सुबह करीब 3 बजे मैंने एक ऐसी अजीब वेबसाइट से ओज़ेम्पिक ऑर्डर किया जिस पर मुझे मुश्किल से भरोसा था। कोई पर्चा नहीं, कोई सवाल नहीं। वो कंफर्मेशन ईमेल मुझे अपने आप से किए गए किसी गुप्त वादे जैसा लगा। बदलाव तेजी से आए, बहुत ज्यादा तेजी से। हर सुबह वजन वाली मशीन पर मेरा वजन कम दिखता और उसके साथ ही मुझे एक अजीब सी राहत महसूस होती, जैसे मैं आखिरकार उस चीज को ठीक कर रहा हूं जो मुझ में खराब थी। एक हफ्ते के अंदर ही सुजैन ने ये सब नोटिस कर लिया। उसने कहा कि मेरा चेहरा अब ज्यादा पतला लग रहा है। उसने फिर से मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया। अब खाना मेरा दुश्मन बन चुका था। खाने की महक से ही मेरे पेट में मरोड़ उठने लगते थे। मैं अनजाने में खाना छोड़ देता था और फिर जानबूझकर ऐसा करने लगा। मुझे अब नेचुरली नींद नहीं आती थी। मैं रात में कई बार जाग जाता, दिल जोरों से धड़क रहा होता और मुझे पक्का यकीन होता कि सोते सोते मेरा वजन बढ़ गया है। मैंने हर समय अपना वजन चेक करना शुरू किया, नहाने के बाद, काम पर जाने से पहले और कभी कभी तो आधी रात को भी। अगर वजन में कोई बदलाव नहीं दिखता तो मेरी रीढ़ की हड्डी में डर की एक सिहरन दौड़ जाती। लेकिन जल्द ही मुझे समय का पता चलना बंद हो गया। पहली बार जब मैं बाथरूम के फर्श पर जागा, सर में जोरों का दर्द हो रहा था तो मुझे लगा कि मैं बेहोश हो गया था। जब मैं खड़ा हुआ तो मैंने शीशे में अपने होठों के आसपास जमा हुआ खून देखा। कुछ रातों बाद फिर ऐसा ही हुआ। इस बार मैंने अपने पेट पर लंबे गहरे खरोंच के निशान देखे। वो इतने गहरे थे कि छूने पर उनमें तेज जलन हो रही थी। मुझे याद नहीं था कि ये निशान मैंने खुद बनाए थे। मुझे याद भी नहीं था कि मैं कहाँ गिरा था। जब मैंने अब अपनी परछाई देखी तो ये वजन कम होने जैसा नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मुझसे कुछ छीन लिया गया हो। मेरी आंखें अंदर धसी हुई थी। मेरी त्वचा हड्डियों पर खिंचकर पतली हो गई थी, ऐसी हड्डियां जो पहले कभी दिखाई नहीं देती थी। मैंने खुद से कहा कि ये कीमत है जो मुझे चुकानी होगी ताकि मैं वो इंसान बन सकूं जिसे सुजैन आखिरकार पसंद करेगी, भले ही मेरा शरीर हर गुजरते दिन के साथ मुझे अपना कम लगता हो। मंगलवार की सुबह काम पर अचानक मैं गिर पड़ा, एक ईमेल का जवाब देते देते। मैं ये भी भूल गया था कि उसे शुरू कैसे करना है। मेरे हाथ इतनी बुरी तरह कांप रहे थे कि मेरी उंगलियों के नीचे कीबोर्ड खड़खड़ाने लगा। मुझे याद है कि मैं पानी लेने के लिए खड़ा हुआ और फिर कमरा अचानक बाईं ओर झुक गया, जैसे मेरी टांगों ने तय कर लिया कि अब उसकी हिम्मत टूट गई है। जब मैंने दोबारा अपनी आंखें खोली तो हर तरफ एंटीसेप्टिक और प्लास्टिक जैसी गंध आ रही थी। मेरे ऊपर छत की लाइटें बहुत ज्यादा सफेद और बहुत ज्यादा तेज थी। मेरा शरीर एक ही समय पर भारी और खोखला महसूस हो रहा था, जैसे मेरे अंदर अब कुछ भी ठोस नहीं बचा था जो मुझे थाम कर रख सके। बिस्तर के पास रखी एक मशीन लगातार बीप बीप कर रही थी और कुछ ऐसा गिर रही थी जिसे मैं अब महसूस भी नहीं कर पा रहा था। एक डॉक्टर मेरे बिस्तर के पास खड़ा था और एक चार्ट के पन्ने पलट रहा था। उसके चेहरे पर एक सख्त भाव था जो तब भी नरम नहीं पड़ा जब उसने देखा कि मैं जाग गया हूँ। उसने मुझसे कुछ सवाल पूछे, मेरा नाम, मेरी उम्र और मैं कौन सी दवाएं ले रहा था। मैंने जवाब देने की कोशिश की लेकिन मेरा गला सूखा हुआ था और मेरे शब्द बहुत धीरे धीरे निकल रहे थे, जैसे उन्हें मेरे मुंह तक पहुंचने के लिए कई मुश्किलों से गुजरना पड़ रहा हो। जब आखिरकार मैंने उसे बताया कि मैं क्या ले रहा था तो उसके जबड़े कस गए। उसने एक कुर्सी खींची और मेरे पास बैठ गया और अपनी आवाज धीमी कर ली। उसने कहा कि मेरा शरीर अब फैट नहीं जला रहा था। उसने कहा कि वो दौड़ तो हफ्तों पहले गुजर चुका था, अब मेरा शरीर मसल टिश्यू को खा रहा था। कुछ पल हिचकिचाने के बाद उसने आके कहा कि शायद अब मेरे शरीर के अंग भी गलने लगे थे, क्योंकि शरीर किसी भी चीज से ज्यादा अपनी जान बचाने को इंपॉर्टेंस दे रहा था। मैं सुन्न होकर उसे घूरता रहा। मेरी नजर धुंधली हो गई और एक पल के लिए मुझे लगा कि मैं फिर से बेहोश होने वाला हूँ, लेकिन इसके बजाय यादों का सैलाब उमड़ पड़ा। सुजैन जो बारटेंडर के साथ हंस रही थी,
सुजैन जो मुझसे कह रही थी कि मैं उसे शर्मिंदा कर रहा हूँ, सुजैन जो कह रही थी कि अब मैं बीमार जैसा दिखता हूँ, जो कह रही थी कि उसे कुछ स्पेस चाहिए, और जो कह रही थी कि वो मेरे अब इस जुनून को और बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। मुझे एहसास हुआ कि उसने तो कई दिनों से मेरी कोई खबर ही नहीं ली थी, कोई मिस्ड कॉल नहीं थी, कोई चिंता भरा मैसेज भी नहीं था। मैं उस इंसान के लिए अपनी जान दे रहा था जिसने शायद ये भी ठीक से नोटिस नहीं किया कि मैं मर रहा हूँ। डॉक्टर इलाज के तरीके और ठीक होने में लगने वाले समय के बारे में बता रहे थे, लेकिन उनकी बातें मेरे कानों से गुजरती रही। मैंने उन रातों के बारे में सोचा जब मैं ठंडी टाइलों पर मुंह पर खून लगा हुआ जाग उठता था। मेरे पेट पर पड़े खरोच मुझे महज हाथ से नहीं बल्कि ऐसा लगता था जैसे मेरे शरीर खुद से ही भागने की कोशिश कर रहा हो। मैंने सोचा कि जब वजन के आंकड़े नीचे गिरते थे तो मुझे कितना गर्व महसूस होता था, भले ही उन आंकड़ों के साथ साथ बाकी सब कुछ भी खोता जा रहा था। मैं उसके लिए और भी पतला होना चाहता था, और भी ज्यादा आकर्षक, ताकि उसके बगल में खड़े होना आसान हो। इस कोशिश में मैंने खुद को धीरे धीरे करके मिटा दिया। मुझे पक्का यकीन था कि अगर मैं सही वजन तक पहुंच गया तो आखिरकार मुझसे वैसा ही प्यार करेगी जैसा प्यार मुझे चाहिए था। वह लेटे हुए कमजोर और टूटा हुआ महसूस करते हुए मैंने आखिरकार अपनी पत्नी को तलाक का नोटिस भेजने का फैसला किया। अब मैं ठीक होने की राह पर और एक सेहतमंद शरीर बनाने के साथ साथ मैं अपना आत्मसम्मान भी इतना मजबूत बनाने पर काम कर रहा हूं कि लोगों की तारीफ या मंजूरी की परवाह करते हुए बिना मैं जी सकूं। जब मुझे टेलीग्राम पर वो पोस्ट मिली तब तक 4 डॉक्टर मुझे पहले ही मना कर चुके थे। उन सभी ने अलग अलग अंदाज में एक ही बात कही थी, लाइफस्टाइल में बदलाव, डाइट, एक्सरसाइज। उनमें से एक तो ऐसे मुस्कुराया जैसे मुझ पर कोई एहसान कर रहा हूं। ऑनलाइन तो हालात और भी बुरे थे। मैंने एक वेट लॉस फोरम पर सलाह मांगते हुए पोस्ट करने की गलती कर दी। कुछ ही मिनटों में कमेंट्स मजाक में बदल गए, मीम्स बनने लगे, स्क्रीनशॉट्स शेयर होने लगे। लोग कहने लगे कि मैं किसी जिम में नहीं बल्कि किसी गोदाम में काम करने लायक दिखता हूँ। गोदाम वाली बात में वो गलत नहीं थे, मैं गुजारा करने के लिए बक्से उठाने का काम ही करता था। मैं 34 साल का था, मेरी पीठ में हमेशा दर्द होता था और मेरे शरीर पर कमेंट करने का हक हर किसी को लगता था। तभी मेरी नजर उस पोस्ट पर पड़ी, असली ओजेम्पिक, बिना किसी डॉक्टर के पर्चे के, आधी कीमत पर, सिर्फ सीरियस खरीदारों के लिए। मैसेज भेजने से पहले मैं काफी देर तक उसे घूरता रहा। बेचने वाले ने तुरंत जवाब दिया जैसे वो मेरा इंतजार कर रहा हूं, सिर्फ कैश में पेमेंट, आज रात ही मिलना है। शहर के बीचों बीच एक बंद पड़ी पॉन शॉप के पीछे वाली गली में। मेरे सीने में कुछ कस सा गया, लेकिन जब इंसान बहुत ज्यादा मजबूर होता है तो उसे डर भी इतना बड़ा नहीं लगता। मैंने खुद को समझाया कि ये सब बहुत जल्द हो जाएगा। दवा खरीदो, वहां से निकलो और कल से नई शुरुआत करो। उस गली में सड़े गले कचरे और पेशाब की बदबू आ रही थी। ईंटों की दीवारों के सहारे कचरे के थैलों के ढेर लगे थे जिन्हें चूहों ने फाड़ कर बिखेर दिया था। ऊपर एक टिमटिमाती हुई स्ट्रीट लाइट जल रही थी जिससे रोशनी कम और परेशानी ज्यादा हो रही थी। मैंने अपना फोन चेक किया, कोई नया मैसेज नहीं। मैंने खुद से कहा कि 5 मिनट और इंतजार करता हूँ। तभी मुझे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। कचरे के एक बड़े डिब्बे के पीछे से 2 आदमी बाहर निकले और उन्होंने गली से बाहर निकलने का वो पतला रास्ता रोक दिया। मुझे उनके आने की भनक तक नहीं लगी। वो मेरे बहुत करीब पहुंच चुके थे। उनमें से एक ने धीरे से और एक खास अंदाज से मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखा। मुस्कुराते हुए इस आदमी ने कहा। ये सुनकर मेरे पेट में जैसे गुड़गुड़ी सी होने लगी। मैंने बेचने वाले को अपना असली नाम तो बताया नहीं था। वो मेरे और करीब आया और अपनी 2 उंगलियों से मेरे पेट को ऐसे टटोला जैसे आटे को चेक कर रहा हूँ। तो ये है वो चीज जिसके बारे में इतनी चर्चा हो रही है। वो ये सब हंसते हुए बोला, यार तुम सच में मजाक नहीं कर रहे थे, तुम जैसे लोग तो आसानी से बेवकूफ बनते हो। मैंने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन मेरे ठीक पीछे दीवार थी। दूसरा आदमी मेरे पीछे आकर खड़ा हो गया, इतना करीब कि उसकी सांसों की गर्माहट में अपनी गर्दन पर महसूस कर सकता था। उन्हें अच्छी तरह पता था कि मैं वहां क्यों आया। वो उन डॉक्टरों का मजाक उड़ा रहे थे जिन्होंने मेरी कोई मदद नहीं की थी। उन्होंने मजाक में कहा कि अगर मैं खाना पीना पूरी तरह से बंद कर दूं तो मेरा कितना वजन कम होगा। मुझे एहसास हुआ कि ओलंपिक जैसी कोई चीज कभी थी नहीं। सबसे पहले उन्होंने सब कुछ छीन लिया। मेरा बटुआ मुस्कुराते हुए आदमी की जैकेट में गायब हो गया। मदद के लिए पुकारने के बारे में सोचने से पहले ही मेरा फोन मेरे हाथ से छीन लिया गया। मेरा बैग भी अब उनके पास था, उसे खाली कर दिया गया और ऐसा तलाशा गया जैसे मैं कोई मामूली चीज हूं। मैं ईंट की दीवार से सटकर वहीं खड़ा रहा। दिल जोर से धड़क रहा था, खुद को समझा रहा था कि अब सब खत्म हो गया है। उन्हें जो चाहिए था वो मिल गया, वो मुझे छोड़ देंगे। लेकिन उन्होंने मुझे नहीं छोड़ा। जो पूरे समय चुप था उसने अपनी जेब में हाथ डाला और एक सिरिंज निकाली। ट्रांसपेरेंट इंजेक्शन, पतली सुई। उसने उसे गली की रोशनी में ऐसे उठाया जैसे वो कोई कीमती चीज हो। शांत हो जाओ, उसने कहा, इसी के लिए तो तुम आए हो ना, ओलंपिक आधी कीमत पर। मेरा पेट बैठ गया।
मैंने अपना सर हिलाया और पीछे हट गया। हालांकि जाने के लिए कोई जगह नहीं बची थी। वो और करीब आया। अब वो भी मुस्कुरा रहा था। उसने कहा कि अगर मुझे गली से जिंदा बाहर निकलना है तो मुझे और पैसे देने होंगे, बहुत ज्यादा, नहीं तो वो मुझे वहीं इंजेक्शन लगा देगा और आगे जो भी होगा मुझे खुद देखना होगा। तब मुझे पता चल गया कि वो कुछ बेच नहीं रहे थे, वो तो शिकार कर रहे थे। मुस्कुराते हुए आदमी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और इतनी जोर से दबाया कि मेरी नजर धुंधली हो गई। वो हंस रहा था कि कैसे बेबस लोग अजनबियों से सुई लगवा लेते हैं और कैसे किसी के लिए ये आसान हो जाता है जब वो अपने शरीर से इतनी नफरत करता हो। मुझे सिरिंज की ठंडी नोक अपनी त्वचा को छूती हुई महसूस हुई और मेरे अंदर दहशत फैल गई। तभी कहीं दूर से पुलिस सायरन की आवाज आई। आवाज धीमी थी, दूर से आ रही थी। शायद वो इस तरफ आ भी नहीं रहे थे, लेकिन इससे वो हिचकिचा गए। मैंने उनकी आंखों में चिंता देखी जब उन्होंने एक दूसरे को देखा। मैंने मुस्कुराते हुए आदमी को अपनी बची हुई पूरी ताकत से धक्का दिया। वो गालियां देते हुए कूड़ेदान में गिर पड़ा। मैं दूसरे आदमी के हाथ के नीचे से निकलकर भागा। मेरा पैर गीले फुटपाथ पर फिसला और मैं जोर से गिर पड़ा। मेरी त्वचा छिल गई, मेरी सांस फूल गई। हाथों ने मेरी जैकेट पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मैंने अंधाधुंध लात मारी, उठ खड़ा हुआ और सड़क की ओर भागा। गाड़ियों की तेज रोशनी मेरी आंखों के सामने चमक उठी। हॉर्न बजने लगे। मैं तब तक नहीं रुका जब तक कि मैं सड़क पार करके फुटपाथ पर लड़खड़ाते हुए नहीं गिर पड़ा। खून बह रहा था और मैं हाँफ रहा था जैसे अभी अभी कब्र से निकला हूं। वो मेरे पीछे नहीं आए। घर पहुंचकर मैंने दरवाजा बंद किया और उसके सहारे बैठ गया। इतनी बुरी तरह कांप रहा था कि मेरे दांत बज रहे थे। बाथरूम के शीशे में मेरा चेहरा मुश्किल से असली लग रहा था। मेरे पेट और बाहों पर चोट के निशान उभर आए थे। मेरे चेहरे पर धूल के धब्बे थे। मेरी उंगलियों पर खून लगा हुआ था। मैंने खुद को काफी देर तक देखा। मैं उस रात ये सोचकर बाहर निकला था कि खतरा कोई नकली नशा है। मुझे एहसास नहीं था कि असली खतरा मेरी बेबसी थी। जिस तरह से इसने मुझे एक अंधेरी गली में जाने और अजनबियों पर अपने शरीर के लिए भरोसा करने के लिए मजबूर किया। मैंने लाइट बंद कर दी और अंधेरे में खड़ा रहा, कुछ ऐसा समझकर जिससे मेरा सीना दुखने लगा। उनके जैसे लोग हर जगह हैं, इंतजार कर रहे हैं, और बस इतना ही काफी है कि बदलाव की इतनी जोरदार चाहत हो कि उसे पाने के तरीके की कोई परवाह ही न रहे। मैं अकेली थी जिसने मना किया। हम सब न्यूयॉर्क के उस बड़े महंगे अपार्टमेंट में साथ रहते थे जिसकी छतें टूटी हुई थी और सपने हमारे सूटकेस से भी भारी लगते थे। एमिली, ब्रूक और मैं एक ही लक्ष्य के लिए शहर आए थे। रनवे, कास्टिंग कॉल और मेट्रो के एड्स की जगह बिलबोर्ड पर अपनी तस्वीरें। जब एमिली ने बताया कि उसने ओज़ेम्पिक का प्रिस्क्रिप्शन ले लिया है तो ये एक मेडिकल फैसले से ज्यादा करियर का कदम लगा। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मैं भी इसमें शामिल होना चाहती हूँ। मैंने उन्हें मना कर दिया। मैंने कहा कि मैं ऐसा धीरे धीरे करना चाहती हूँ, नॉर्मल तरीके से। एमिली हंसी और बोली कि सामान्य तरीका तो उन लड़कियों के लिए होता है जो सफल नहीं हो पाती। शुरुआत में उन्हें लगा कि कुछ नहीं होगा। एमिली और ब्रूक ने पैसे बचाने के लिए प्रिस्क्रिप्शन बांटने का फैसला किया। उन्होंने फ्रिज पर एक चार्ट बनाया जिसमें लाल मार्कर से दिन, खुराक और टारगेट वजन लिखा था। उन्होंने इसे जवाबदेही माना। उन्होंने कहा कि यह सपोर्ट है। मैंने उन्हें बाथरूम के शीशे में एक दूसरे को इंजेक्शन लगाते हुए देखा, जैसे कोई बॉन्ड बनाने की अजीबोगरीब रस्म हो। बदलाव बहुत तेजी से आए। उनके खाने की क्षमता धीरे धीरे कम होती गई, यहां तक कि वो असल से कई ज्यादा कम खा रहे थे। आधा से 3 हिस्सों में बांटा जाता काली कॉफी। अगर उनमें से एक का वजन एक हफ्ते में ज्यादा कम हो जाता तो दूसरी बहुत जोर से मुस्कुराती और जोर जोर से कैलोरी गिनने लगती। जो प्रोत्साहन के रूप में शुरू हुआ था वो तीखा और खामोश हो गया, जैसे कोई धारदार हथियार जो आपको तब तक दिखाई ना दे जब तक वो आपको काट ना दे। एमिली कंट्रोल के लिए जुनूनी हो गई। वो अपने कमरे में खाना छिपाती और ब्रूक पर रात में चुपके से नाश्ता करने का आरोप लगाती। मैं उसे बेचैनी से इधर उधर घूमते, बार बार अपना वजन नापते और तराजू को बाथरूम के फर्श पर घिसटते हुए सुनती। ब्रूक का रिएक्शन अलग था, वो रहस्यमयी हो गई थी। एक बार मैंने उसे बाथरूम में किसी और दिन खुद को इंजेक्शन लगाते हुए पकड़ा। उसने मुझे किसी फंसे हुए जानवर की तरह देखा और मुझसे कुछ ना कहने की भीख मांगी। वो एक दूसरे के शरीर को दुश्मनों की तरह देखने लगी। उनकी उंगलियां एक दूसरे की कमर में गड़ जाती और उनकी नजरें एक दूसरे की कॉलर बोन पर देर तक टिकी रहती। तारीफें आरोप में बदल गई। तुम्हारी टांगे पतली लग रही हैं का मतलब था तुमने मुझसे चुराया है। उन दोनों ने एक ही समय पर सोना बंद कर दिया और एक दूसरे पर भरोसा करना बंद कर दिया। मैंने बीच बचाव करने की कोशिश की। मैंने उनसे कहा कि वो मुझे डरा रहे हैं,
एमिली ने कहा कि मैं जेलस हो रही हूँ। ब्रुक ने कहा कि मैं ये नहीं समझती कि इस इंडस्ट्री में टिके रहने के लिए क्या करना पड़ता है। एक रात मैंने उन्हें बाथरूम के दरवाजे के पीछे लड़ते हुए सुना। मिलीग्राम को लेकर वो ऐसे बहस कर रहे थे मानो ये जिंदगी और मौत का सवाल हो। तभी मुझे एहसास हुआ कि असलियत क्या है। मैंने रात को अपना दरवाजा बंद करना शुरू कर दिया, अजनबियों के डर की वजह से नहीं बल्कि उन लड़कियों के डर की वजह से जिनके साथ मैं यहाँ पर आई थी। घर के बाहर शहर बेरहम था, लेकिन हमारे अपार्टमेंट के अंदर जो हो रहा था वो उससे भी बदतर था। मैंने एम्बिशन को जुनून में बदलते हुए देखा था और जुनून को ऐसी भूखी चीज में बदलते देखा था जो कभी रुकना नहीं जानती थी। मैंने ब्रुक को एक गुरुवार की सुबह पाया, न्यूयॉर्क की उस धुंधली सुबह में जब खिड़कियों से रोशनी पूरी तरह अंदर नहीं आती। बाथरूम का दरवाजा आधा खुला था। मुझे याद है कि मैंने सोचा कि वेइंग मशीन गलत जगह पर रखी है। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे लात मारी हो। फिर मैंने उसे देखा, ब्रुक टाइल पर गिरी पड़ी थी, एक हाथ उसके नीचे मुड़ा हुआ था। उसका चेहरा ठंडे फर्श पर ऐसे दबा हुआ था। उसकी आंखें खुली थी लेकिन खाली थी। टॉयलेट के नीचे घूर रही थी जैसे अभी भी किसी नंबर के दिखने का इंतजार कर रही हूँ। मैं तब तक चीखी जब तक मेरा गला जल नहीं गया। एमिली नंगे पैर बिखरे बालों के साथ दौड़ती हुई आई। वो कसम खाकर कह रही थी कि उसे नहीं पता क्या हुआ। जब पैरामेडिक्स काम कर रहे थे तब वो गलियारे में आगे पीछे हिलते हुए बार बार एक ही बात दोहरा रही थी। आज उसका दिन नहीं था, दवा की खुराक भी नहीं थी। वो डरी हुई से ज्यादा उलझन में लग रही थी, मानो जमीन पर पड़े शरीर से ज्यादा उसके लिए रूल मायने रखते हो। मुझे 911 पर कॉल करना पड़ा क्योंकि मैं जानना चाहती थी कि ब्रुक के साथ क्या हुआ। एमिली ने कसम खाई कि उसने ब्रुक की दवा को कभी नहीं छुआ था। वो रोई, गिड़गिड़ाई और मेरी बाहों को ऐसे जकड़ लिया जैसे मैं वहां खड़े रहकर ही उसकी बेगुनाही साबित कर दूंगी। एक पल के लिए मुझे लगभग उस पर विश्वास हो गया था, लगभग। लेकिन फिर पुलिस ने हमें फुटेज दिखाई। हम हमेशा से जानते थे कि हमारे अपार्टमेंट में बेसिक सुरक्षा के लिए कैमरे लगे हैं, लेकिन उस दिन तक हमने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया था। एमिली ने मेरे साथ फुटेज देखा। स्क्रीन पर फुटेज चलते ही उसका चेहरा पीला पड़ गया। ये बाथरूम के बाहर गलियारे में लगे कैमरे का फुटेज था। समय 3:17 के आसपास था। एमिली का दरवाजा धीरे से खुला। वो नंगे पैर बाहर निकली, आंखें आधी झुकी हुई थी और उसकी हरकतें अकड़ी हुई और अजीब थी। वो इंजेक्शन लगाने वाली मशीन लेकर बाथरूम में दाखिल हुई। कुछ मिनट बाद कैमरे ने खुले दरवाजे से शीशे में उसकी परछाई कैद कर ली। वो ब्रुक के शरीर पर झुककर फुसफुसाने लगी। तुम मुझसे आगे हो, उसने धीरे से कहा, लगभग प्यार से। मैं तुम्हें जीतना नहीं दे सकती। वीडियो खत्म होते ही एमिली चीखते हुए जमीन पर गिर पड़ी। वो बार बार यही कहती रही कि उसे इनमें से कुछ भी याद नहीं है। डॉक्टरों ने बाद में इसे एक साइकोटिक एपिसोड बताया जो भूख, नींद की कमी और जुनून की वजह से और भी बिगड़ गया था। लेकिन कानून की नजर में ये अब भी हत्या ही थी। एमिली को हथकड़ी पहनाकर कांपते हुए एक मानसिक अस्पताल में भेज दिया गया। उसकी हड्डियां ऐसे उभरी हुई थी मानो वो धीरे धीरे गायब होने लगी हूं। मैं उससे फिर कभी मिलने नहीं गई। अब अपार्टमेंट में भूत प्रेत का साया सा लगता है। ब्रुक की मौत का नहीं बल्कि उन लड़कियों का जो वो कभी थी। मैंने वेइंग मशीन फेंक दी। मैंने बाथरूम का फर्श तब तक रगड़ा जब तक मेरे हाथों से खून नहीं निकलने लगा। लेकिन कभी कभी जब मैं आंखें बंद करती हूँ तो मुझे वो वहाँ दिखाई देती है। कभी कभी मुझे फुसफुसाहट सुनाई देती है। मुझे उस बात की राहत है कि मैंने इंजेक्शन नहीं लगवाए। ये राहत मेरे सीने में भारीपन लिए बैठी थी। मुझे गिल्ट भी हो रहा था क्योंकि रात को जब मैं आखिरकार सोती हूँ तो मुझे फ्रिज पर लगे चार्ट और लगातार गिरते हुए नंबरों के सपने आते हैं। मुझे सपने में अपने हाथ में एक सिरिंज लिए जागने का सपना आता है और मुझे याद नहीं होता कि वो वहां कैसे पहुंची। और मैं सोचकर जागती हूँ कि मैं तराजू के बगल में पड़ी एक और लाश बनने से कितनी करीब आ गई थी। सच में